तो शुरू किया जाए। इससे पहले जो पॉलिटी की क्लास आई थी उसमें हमने संविधानवाद, राज्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, इसके अलावा कुछ और चीज़ों को भी समझा था। जैसे सरकार के अंग क्या होते हैं, सरकार के स्तर कौन कौन से होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, सरकार के तीनों अंगों के क्या कार्य होते हैं, कैसे ये अलग अलग हैं, इन सब चीज़ों को समझा था। साथ ही हमने डेमोक्रेसी का सही अर्थ क्या होता है इसके बारे में भी जाना था और कुछ और एकाध शब्दावलियों को समझा था। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। बिल्कुल जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में 2024 में नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट को तैयार किया गया है। जैसा नया सिलेबस है, जैसी डिमांड है प्रश्न की, 2024 की जो मुख्य परीक्षा हुई जब, तो जिस प्रकार के प्रश्नों को तैयार किया गया उसी प्रकार से अब नई बुक्स बनने लगी हैं, नया कंटेंट बनने लगा है। क्योंकि ऑल ओवर सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटी में, हमें सिर्फ वही पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में जो हमारे सिलेबस में दिया है हमें। उसके अलावा अन्यथा चीज़ें पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है, तो समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके अलावा किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए फिर आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कंटेंट है इसमें कंप्लीट लक्ष्मीकांत बुक जो है ना, उसको आपको फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी चीज़ें विस्तार से समझा दी जाएंगी आपको कि आप मुख्य परीक्षा की जो प्रश्न हैं आसानी से बना पाएंगे। मुख्य परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, 7 नंबर के प्रश्न आएंगे और आपको 10 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हर एक यूनिट से अलग अलग वेटेज है ना। हमारी जो पहली यूनिट है पेपर 2 की, उसका 30 नंबर का वेटेज है, तो इससे 30 नंबर के प्रश्न आएंगे पहली यूनिट से। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखी थी और इस क्लास में हम जो है ना हमारे जो वैचारिक तत्व हैं, जिसमें उद्देश्य का पहला टॉपिक है, उसको हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसको हम शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब आप कोई बुक खरीदते हो, जब आप कोई सी भी बुक खरीदते हो तो उसका जो पहला पृष्ठ होता है बुक कवर के बाद, तो उसमें देखा होगा आपने लिखा होता है प्रस्तावना, या फिर आमुख लिखा होता है, या फिर लेखक की कलम से लिखा होता है, और उसके बाद फिर कुछ जानकारी दी होती है। जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको जानकारी मिलती है कि इस बुक को बनाने का पर्पस क्या है, ये किस संदर्भ में लिखी गई है, क्या कंटेंट है, क्या विषय वस्तु है उसकी, और क्या उद्देश्य है उसका। इन चीज़ों को आप जान पाते हो। उसी प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक खाका तैयार करती है कि हमारा उद्देश्य क्या है इस संविधान को बनाने का, इस संविधान का विषय वस्तु क्या होगी, और किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम उद्देश्य का संविधान को तैयार कर रहे हैं। तो ये किससे पता चलता है? हमारी प्रस्तावना से पता चलता है। तो हम क्या समझते हैं, हम देखते हैं कि प्रस्तावना हमें एक इस प्रकार की जानकारी देती है कि संविधान को हम उसी में विस्तृत रूप से पाते हैं। आप जानते हो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, पहले तो आपको वो कम्प्लीटली याद करनी है ना। तो उसको याद करने के लिए क्या करोगे आप, थोड़ी सी बड़ी है, उसको 2 से 4 बार आप पढ़ लोगे, आपको याद हो जाएगा। प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। तो हम आपको दिखा देते हैं प्रस्तावना ये है। एक बार हम पढ़ के दिखाएंगे इसको, और आपके पास होगी ही किसी ना किसी बुक में, आपके पास जो भी कंटेंट है प्रस्तावना आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो देखो प्रस्तावना हमारी कुछ इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इसके बाद आप समझो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय की बात हम करते हैं। हमारी प्रस्तावना, हमारे संविधान के द्वारा 3 प्रकार के
न्याय की बात करती है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ना वो प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक न्याय में क्या क्या शामिल होगा इसको विस्तार से तो आगे देखेंगे ही, थोड़ा सा हम यही समझते चलते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज के लेवल पर किसी भी प्रकार का व्यक्ति के साथ या नागरिकों के साथ जो है ना अन्याय नहीं होगा। तो न्याय का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो न्याय का अर्थ है जो भी संसाधन हैं देश के, उनका उचित वितरण से अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर न्याय का अर्थ ये नहीं है कि किसी के साथ जो है ना निष्पक्ष निर्णय, नहीं। यहाँ पर न्याय का अर्थ है कि जो समाज के, देश में किसी राष्ट्र के जो संसाधन होते हैं उनका उचित वितरण ही सामाजिक न्याय होता है। आर्थिक न्याय, आर्थिक समानता लाना। क्या? आर्थिक समानता लाना, लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त और समान बनाना, ये आर्थिक न्याय होता है। आर्थिक न्याय में हम एक इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर देश के आर्थिक संसाधनों को हम कुछ एक वर्गों को सौंप दें, मान लो, तो एक दूसरा वर्ग जो है वो उनसे वंचित हो जाएगा और वह अपना आर्थिक विकास जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ये तो भेदभाव है, इसीलिए इसको रोकने के लिए हमने किसको शामिल किया है? सामाजिक और आर्थिक न्याय को शामिल किया है। इसके अलावा हमारी प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक न्याय की भी बात करती है। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो या कोई और वर्ग हो, इसके अलावा चाहे वो दलित वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, किसी धर्म विशेष का वर्ग हो, किसी मठ विशेष का वर्ग हो, सभी को राजनीति में समान अवसर दिए गए हैं। तो इसी को कहते हैं राजनीतिक न्याय। आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है, तो वह सभी नागरिक जिनकी एज जो है 18 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो ये एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। और ये किसके लिए है? तो ये तो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षित नहीं है तो उसको ये अधिकार नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं राजनीतिक न्याय, सभी के साथ समानता। आज़ादी से पूर्व में क्या होता था? जब अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करना शुरू किया तो पहले तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब हमने संविधान बनाया, हमारे भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाया, तो उन्होंने महिला और पुरुष वर्ग दोनों को ही वोट देने का अधिकार दिया। साथ ही सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं दिया, उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया है। महिला और पुरुष सभी वर्ग जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो समान राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके बाद जो स्वतंत्रता की है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, आप अपने विचारों को स्वतंत्र हैं, आप अपने विचारों से, आपके विचार जो है ना उसकी स्वतंत्रता है आपको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी स्वतंत्र हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेस की स्वतंत्रता एक प्रकार से अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता है। तो बिल्कुल आपके जो विचार हैं उनको प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है उसको हम अभिव्यक्ति कहते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। और ये किस अनुच्छेद में है ये आप कमेंट करके बताओ। फिर जब इसकी क्लास आगे बढ़ेगी तो आपको इसके विषय में भी जो अभिव्यक्ति से संबंधित बहस रहती है ना उसको भी हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हमारे सिलेबस में इसको दिया गया है सीधे स्पष्ट रूप से, और इससे प्रश्न बन सकता है। विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। इन सब को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको पढ़ के हमने इसलिए बताया है आपको एक बार, क्योंकि ये आपको भी याद करनी है। इससे प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलेगा। किस प्रकार से प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत प्रस्तावना, या फिर लिखा रहेगा उद्देशिका, है ना। और इंग्लिश में आपको इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द मिलेगा, प्रियम्बल। तो लिखा रहेगा कि इसको लिखिए, तो आपको सीधा लिख देना है। लेकिन अगर लिखा आ जाए कि प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है, तो फिर आपको इसके लिए अलग परिभाषा लिखनी होगी।
फिर आप क्या करोगे, फिर आप लिखोगे प्रस्तावना संविधान का परिचय है अथवा भूमिका है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी, इसको कहते हैं प्रस्तावना। अगर पूछा जाए प्रस्तावना लिखिए तो फिर आपको कंप्लीटली प्रस्तावना जो है वो याद करनी पड़ेगी और उसे लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से चीज़ों को हमें समझ के जो है चलना पड़ता है। मुख्य परीक्षा लिखने की परीक्षा है, इसलिए हमें लिखने के हिसाब से ही चीज़ों को तैयार करना पड़ता है कि हम कैसे उनको लिखेंगे। तो अब हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से और विश्लेषणात्मक तरीके से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रस्तावना क्या है। तो उसको तो हमने देख ही लिया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि हमारे भारतीय संविधान का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है और यह किन सिद्धांतों को स्थापित करना चाहता है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो आप कोई एक परिभाषा लिख सकते हो प्रस्तावना की, है ना। तो जो यहाँ पर दी हुई है आपको सामने दिख रही है, वो भी आप याद कर सकते हो कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है या फिर भूमिका है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर प्रश्न बने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखिए, तो फिर आपको प्रस्तावना लिखनी होगी कौन सी, हम भारत के लोग, है ना, इसको। तो ये तो हमने देख लिया है कि प्रस्तावना क्या है। इसके अलावा हमें देखना था कि किसने प्रस्तुत किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जाता है। इसके अलावा कब किया है प्रस्तुत इसको, तो यह भी पूछा जा सकता है 13 दिसंबर 1946 को। कब, 13 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो है ना उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और इसे जो संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, कब, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी, अर्थात अपनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान सभा ने इसे कब आधिकारिक रूप से अपनाया था, 22 जनवरी 1947 को। ये प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और मुख्य परीक्षा में भी, ये आपको याद रखना है। ये जो सारा कंटेंट आप देखते हो ना यहाँ पर, ये हम आपको क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ये क्यों नहीं समझाते हैं, क्योंकि उसी चीज़ों को हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों को नहीं समझाते हैं। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले एक बार उस खाके को समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें देखना है कि भारतीय संविधान सभा प्रस्तावना क्या है, ये देख लिया है, किसने प्रस्तुत किया, कब किया, यह भी हमने देख लिया है। संविधान सभा में प्रस्तुत हुई थी जो उद्देशिका या वर्तमान में जो है प्रस्तावना हमारी, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो जो हमारी उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसकी विषय वस्तु से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो 90% चांस होता है कि प्रस्तावना की विषय वस्तु से प्रश्न आएगा। विषय वस्तु में क्या क्या शामिल होता है, तो विषय वस्तु में शामिल होता है एक तो संविधान प्रस्तावना का स्रोत, कि प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत क्या है ना, संविधान का हमारे स्रोत क्या है, इसकी विषय वस्तु में शामिल है। इसका दर्शन क्या है, प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, कैसा है स्वरूप। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो हमें बताती है कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा होगा, उसका दर्शन कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, तो आप प्रस्तावना को अगर पढ़ के गए होगे तो आप उस प्रश्न को लिख पाओगे। क्या होता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने के दौरान या किसी भी राज्य की जो राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, उसमें जब बच्चे बैठते हैं तो उनको ये लगता है कि ये कंटेंट हमने पढ़ा है, लेकिन जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है हम उसको करने में सक्षम नहीं हैं। इसका जो प्रमुख कारण होता है वो यही होता है कि आप उन चीज़ों को समझते नहीं हो। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा अगर कि भारतीय संविधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए कि वह किस प्रकार की है, प्रकृति पूछा जा रहा है। प्रकृति को ही हम स्वरूप कह सकते हैं, प्रकृति को ही हम उस पक्ष का दार्शनिक पक्ष कह सकते हैं, उस चीज़ का दार्शनिक पक्ष कह सकते हैं। तो ये पूछा जाता है। तो जैसे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बताया गया है कि प्रकृति क्या है हमारे संविधान की, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राजनीति घोषित करता है। ये प्रस्तावना हमारे संविधान को, ये प्रकृति है।
तो विषय वस्तु में हमें स्रोत देखना है कि अधिकार का स्रोत क्या है, दर्शन क्या है अर्थात प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है हमारे। तीसरा देखना है हमें विषय वस्तु में कि उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जो कि हमारी प्रस्तावना में ही बताया गया है। और इसको अपनाने की तिथि अर्थात अधिनियमन, हमारे संविधान का अधिनियमन। साथ ही हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ संवैधानिक वाद विवाद जो समय समय पर कोर्ट ने प्रस्तुत किए हैं, है ना। और इसके अलावा प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है तो किस प्रकार इसको भी हमें पढ़ना है। तो प्रस्तावना में अमेंडमेंट को भी पढ़ना है। संविधान का भाग है या नहीं है, इस डिबेट को भी हमें देखना है, तो इस डिबेट को भी समझना है। और फिर हम देखेंगे अंतिम में प्रस्तावना की आलोचना, उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष जो है ना MBPSC में इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आता है, चाहे वो 2 नंबर में आए, है ना, या फिर लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। तो पहले आप प्रश्नों को समझ लीजिए, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। हम 2-3 प्रश्न आपको बोल के दिखाते हैं, आप उन्हें लिख भी सकते हो। भारतीय संविधान द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित भारतीय संविधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना। प्रश्न सीधा भी आता है कि भारतीय संविधान की जो विषय वस्तु है वह हमारी प्रस्तावना से किस प्रकार हमें प्रदर्शित होती है, तो यह भी आप लिख सकते हो। प्रस्तावना के घटक क्या हैं, तो ये भी सेम ही है, यही 4 तत्व जो है ना वो हमारी प्रस्तावना के घटक हैं, तो इन्हें आप लिख सकते हो। तो अब हम एक एक करके इनको समझते हैं कि प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, दर्शन क्या है और प्रकृति क्या है। साथ ही यही हमारे संविधान का स्वरूप, प्रकृति और दर्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो अधिकार का स्रोत है, हमारे संविधान के अधिकार का स्रोत है कि किसने अधिकार दिया है। तो किसने लिखा है, तो हम भारत के लोग से शुरू होती है हमारी संविधान की प्रस्तावना। और ये हमें पता चलता है कि हम भारत के लोग, अर्थात इसका अर्थ होता है कि हम भारत के लोग, मतलब इस संविधान को लिखने वाले कौन हैं, किसने इसे अधिकार प्रदान किया है, तो भारत के लोगों के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई है और उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। तो हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग जो शब्द है ये बताता है कि भारतीय संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग, भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिकों के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है, बनाया गया है। और अंतिम रूप से जब हम इस प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो लास्ट में आपने कुछ शब्द देखे होंगे, लिखा होता है कि हम इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित शब्द आपको ध्यान रखना है। आत्मार्पित शब्द का अर्थ होता है कि हमने ही इसे बनाया है और हमने ही अपने आप पर इसे लागू किया है, मतलब भारत की जनता के द्वारा इसे निर्मित किया गया है और भारत के लोगों पर ही इसे लागू किया गया है। तो स्वयं पर लागू किया गया है और स्वयं के द्वारा ही बनाया गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो कभी भी पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम्स में कि भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना के अधिकार का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग हैं। संविधान को बनाने वाले कौन लोग हैं, तो हम भारत के लोग हैं ना, आपको याद रखना है। मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में सीधे प्रश्न बनते हैं, कुछ नहीं रहता है। कभी कभी तो ऐसे भी पूछा गया है कि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान का पहचान पत्र कहा है, ऐसे नाम भी याद रखने हैं। तो N.A. पालखीवाला, किसने, N.A. पालखीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, पहचान पत्र कहा है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं हमारे जो प्रस्तावना है उसके स्वरूप पर। यहाँ से एक एक चीज़ों को विस्तार से समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो हमारे संविधान की जो प्रकृति है, हमारी जो प्रस्तावना में बताया गया है, उसमें कहा गया है कि संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक और गणतांत्रिक राजनीतिक घोषित करता है हमारे संविधान को। हमारी जो प्रस्तावना है ये 5 चीज़ें बताता है। कौन कौन सी, एक तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, ये 5 प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। किस में किया गया है, तो ये बताया है
राज्य की प्रकृति क्या होगी। हमारी प्रस्तावना ये निर्धारित करती है कि हमारे राज्य की, हमारे संविधान की प्रकृति क्या होगी। तो संविधान एक कानून निर्माण करने वाली पुस्तक होती है ना, लिखित दस्तावेज होता है। लेकिन हमारे राज्य की प्रकृति क्या होगी, हमारा देश कैसा होगा, इसकी जानकारी हमें हमारी प्रस्तावना में मिलती है। और हमारी प्रस्तावना क्या कहती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु का अर्थ क्या होता है, इन चीज़ों को अब हम एक एक करके समझेंगे। तो एक एक शब्द को हम यहाँ से विस्तार से समझने वाले हैं। संप्रभु होने का जो अर्थ होता है, जैसे हम भारत के लोग तो हम समझ ही चुके हैं कि भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं, है ना। संप्रभु हैं, यहाँ पर सर्वोच्च हैं। तो जो संविधान बनाया है, किसने बनाया है, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। और किसको समर्पित है, तो भारत की जनता को समर्पित है। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखेंगे कि भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं। भारत एक संप्रभु देश है, प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें भारत के लोग ही सर्वोच्च शक्ति हैं। ऐसा लिखना है आपको कि सर्वोच्च शक्ति हैं। भारतीय जनता को जो अधिकतर अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जनता को समर्पित है। इसलिए कहा गया है लास्ट में क्या, आत्मार्पित कहा गया है प्रस्तावना में। तो ये पूछा जा सकता है। साथ में यह भी पूछा जाता है, कभी कभी बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिकी चार्टर से लिया गया है ना, अमेरिका के चार्टर से लिया गया है। वहाँ भी ऐसा लिखा है उनकी प्रस्तावना में, हम अमेरिका के लोग। तो अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम अमेरिका के लोग, और भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग शब्द का जो अर्थ है वो आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ 2 नंबर का, है ना, इसके अलावा नहीं बनेगा। अब जो दूसरा शब्द है ना, हमारे इसके जो हमारे राज्य का स्वरूप है, हमारे भारत के राज्य का जो स्वरूप है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है संप्रभुता। और ये हमारी प्रकृति में भी शामिल है। जब आप 9th क्लास में राज्य के 4 आवश्यक तत्वों को पढ़ रहे थे, तब आपने पढ़े होंगे कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से पढ़े थे आपने उस समय, जनसंख्या, सरकार, क्षेत्रफल, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य का आवश्यक तत्व होता है संप्रभुता। क्या अर्थ होता है इसका, तो संप्रभुता का अर्थ होता है किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति का नियंत्रण ना होना, है ना। तो निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है ना, उसको ही संप्रभुता कहते हैं। जैसे वर्तमान में भारत है, भारत किसी का ना तो डोमिनियन है और ना ही किसी का गुलाम है इसमें। तो भारत अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत की जो सत्ता है उससे सर्वोच्च शक्ति कोई सी भी नहीं है। क्यों, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भारत अपने न्याय निर्णय या सभी प्रकार के, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो, चाहे बाह्य निर्णय हो, चाहे विदेश नीति से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का निर्णय हो, भारत की सत्ता अपने निर्णय लेने के लिए संप्रभु है, स्वतंत्र है। इसी को कहा जाता है संप्रभु होना। भारत की जो संप्रभुता है यहाँ के लोगों में निहित है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है, जनता के हाथों में है। तो भारत में जो संप्रभुता का गुण है किसमें है शामिल है, जनता में शामिल है। और आपको याद रखना है कि संप्रभुता ऐसी परिशुद्ध एवं सर्वोच्च सत्ता का घोतक है जिस पर किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। तो मान लीजिए एक सिचुएशन हम लोग अज्यूम करते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री हैं, एक विदेश दौरे पर गए हैं, है ना, और उनसे बोला जाता है किसी निर्णय को। जब वो उस चार्टर को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो निर्णय यहाँ पर लिया जा रहा है ना, उस पर हस्ताक्षर करने को बोले जा रहे हैं, वो भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। तो राष्ट्र धर्म या राष्ट्र विदेश नीति जो है ना, वो यही कहती है कि सबसे पहले हमें अपने राष्ट्रीय हितों को बचाना चाहिए। तो भारत वर्तमान में एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु का अर्थ ही होता है किसी और का दबाव ना होना, न्याय निर्णय में किसी और का दबाव ना होना, निर्णय लेने की क्षमता में किसी आंतरिक या बाह्य हस्तक्षेप ना होना, नियंत्रण ना होना। तो अब हम किसी का, हमारी सरकार पर नियंत्रण तो है नहीं बाहरी, तो अगर सरकार को ठीक लगेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को ठीक लगेगा तो वो लेंगे निर्णय।
वरना उस सभा या समिति में कहीं पर भी कोई उन पर दबाव या प्रेशर नहीं डाल सकता कि इस निर्णय को लेने के लिए आप बाध्य हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं संप्रभुता। तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता को ही हम क्या बोल सकते हैं, संप्रभुता बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम परिभाषित करते हैं कि आप परीक्षा में कैसे लिखोगे। यहाँ से भी 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप लिखोगे, भारत एक संप्रभु राज्य है। इसका आशय है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। यह अपनी आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र है। ऐसा आप लिख सकते हो। कौन सी परिभाषा, ये मैंने ये वाली बोली है, ये सबसे अच्छी है। तो भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः से स्वतंत्र है, साफ लिख सकते हो। क्या महत्व होता है किसी देश के संप्रभु होने का? तो इसके महत्व तो बहुत से होते हैं, लेकिन ये जो जिस प्रकार से टॉपिक है ना, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा आपको। तो हम इतना जान लिखते हैं कि राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता को ये प्रदर्शित करता है। राष्ट्र में किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप को नकारता है ना। तो इसका 2 प्रकार से हम महत्व देखते हैं कि जो राष्ट्र होता है ना, उसकी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है ना, ये संप्रभुता उसको प्रदर्शित करती है। साथ ही किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप को रोकती भी है ना। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि चाइना ने कल के दिन प्रेशर डाला किसी चीज़ का, या चाइना से कोई आदेश आया और हमारी सरकार उसको मानने के लिए बाध्य हो, ऐसा नहीं है। तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब जो दूसरी प्रकृति में दूसरा शब्द दिया है विषय वस्तु में, वो है समाजवादी। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है समाजवाद, है ना। हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमने जो समाजवाद अपनाया है उसके बारे में बात की गई है। समाजवादी देखो, राजनीति में प्रस्तावना में भी हम इसे पढ़ते हैं, और हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन हमने जो अर्थव्यवस्था अपनाई है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम उसे देखते हैं। हमने समाजवादी तो अपना ही नहीं है, लेकिन मिक्स्ड का मतलब ही होता है कि पूंजीवादी और समाजवादी के दोनों के ही गुण हैं। और यहाँ पर पॉलिटी में जो समाजवादी शब्द है ना हमारी प्रस्तावना में, उसका अर्थ भी उससे मिलता जुलता है, तो लगभग समान जैसा है। समाजवाद का जो वास्तव में अर्थ होता है ना, वो होता है उत्पादन के साधनों का न्यायोचित वितरण, समाजवाद कहलाता है। उत्पादन के साधनों का न्यायोचित वितरण ही हम समाजवाद कह सकते हैं। तो समाजवाद का लक्ष्य आप समझते हो, समाजवाद का लक्ष्य होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनको सभी में समान रूप से बांटा जाए। लेकिन आपने मार्क्स की विचारधारा भी पढ़ी होगी, है ना। तो वो क्रांतिकारी समाजवाद था, हमने क्रांतिकारी समाजवाद को नहीं अपनाया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर कि हमने समाजवाद को ही क्यों अपनाया है, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द को ही क्यों अपनाया गया है, हम समाजवाद की स्थापना क्यों करना चाहते हैं। लेकिन हमने तो मिश्रित इकोनॉमी को अपनाया है। जब भारत आज़ाद हुआ जिन हालातों में, तो हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन जो है एक लंबे समय तक चला, और अंग्रेज़ों ने जो हमारा कृषक वर्ग था उस पर इतना अत्याचार किए, इतने शोषण किए, इतना राजस्व कर उनसे लिया कि उनका जो उत्पादन है उससे कहीं अधिक कभी कभी राजस्व लिया जाने लगा, कर लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में उस राजस्व को चुकाने के लिए भारतीय किसान जो थे उन्होंने अपनी भूमि को बेचना शुरू किया। और बेचेंगे किसको, जमींदार को बेचेंगे। तो जब आज़ादी का समय आया तब तक देखा देश में कि बहुत से जमींदार ऐसे हैं जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीनें हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जो पहले किसान हुआ करता था, अब वो वर्तमान में कृषिहीन, कैसा, कृषि भूमिहीन कृषक बन के रह गया है। वो अब जमींदार के यहाँ कृषि कर रहा है, लेकिन उसके खुद की अपनी भूमि नहीं है। तो संसाधनों का क्या हो गया, संसाधन एकत्र हो गए कुछ वर्ग के पास, कुछ लोगों के पास। इसमें समानता लाने के लिए हमने समाजवाद को अपनाया। पूंजीवाद क्या कहता है, पूंजीवाद कहता है, पूंजीवाद स्वतंत्रता की बात करता है, उदारवाद की बात करता है। उदारवाद का अर्थ ही होता है अत्यधिक स्वतंत्रता।
पूंजीवाद स्वतंत्रता की बात करता है, किसके? उत्पादन के, उपभोग के, वितरण के, है ना। और समाजवाद क्या कहता है कि समाजवाद कहता है उत्पादन, वितरण और उपभोग जो है ना ये सरकार के नियंत्रण में होगा, लेकिन पूंजीवाद में ये कहा गया है कि ये निजी हाथों में होगा। हमारे यहाँ तो ब्रिटिश शासन था जहाँ पूंजीवाद था, उसके बाद भी हमने पूंजीवाद को नहीं अपनाया, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि ब्रिटेन में और भारत में बहुत अंतर है। ब्रिटेन उस समय औद्योगिक क्रांति से गुजर चुका था और उसका लाभ ले चुका था, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत में बहुत से अलग अलग वर्ग थे जिन तक उत्पादन के साधनों को पहुंचाना है, उपभोक्ता उन्हें बनाना है, उन तक सही संसाधनों का न्यायोचित वितरण करना है। इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम समाजवाद को अपनाएंगे। और कैसे समाजवाद को? लोकतांत्रिक समाजवाद को। ऐसा नहीं है कि हर एक काम सरकार ही करेगी, सरकार करेगी, लेकिन सरकार पीपीपी के मॉडल को भी अपनाएगी, है ना। अभी आप देखते हो वर्तमान में कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो है ना वो पीपीपी के मॉडल पे बन रहे हैं। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पीपीपी के मॉडल का एक बेस्ट उदाहरण है, आप देख पाते हो, है ना। तो इस प्रकार से समाजवाद को अपनाने का निर्णय लिया गया और आज़ादी के समय से ही भारत उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य भी कर रहा है। एक होता है साम्यवाद, जो मार्क्सवादी विचारधारा से निकला है, वो क्रांति पर आधारित होता है। मार्क्स का समाजवाद या साम्यवाद जो है ना ये कहता है कि उत्पादन के जो साधन हैं, संसाधन हैं, उनका वितरण समान होना चाहिए। लेकिन मार्क्स की विचारधारा के अनुसार वो क्रांतिकारी रास्ता है, और कैसे? अहिंसक नहीं, हिंसक रास्ता है। और वो कैसा जाता है? वो जाता है कि जो उच्च वर्ग है उनसे साधनों को छीनना है, पहले संसाधनों को छीनना है, और जो निम्न वर्ग है उनमें उसका समान वितरण करना है। लेकिन कैसे छीनना है? जैसे भी हो सके, क्रांति करके, हथियार के बल पर। ये रास्ता हमने नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और गांधी के जो सिद्धांत हैं वो अहिंसा का सिद्धांत रहा है। तो हमने लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया, जिसमें ये कहा जाता है कि माफ़ कीजिए, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार के स्वामित्व होगा। तो उत्पादन तथा वितरण के संसाधनों को पूर्णतः या अंशतः राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में होने से है किसका अर्थ? समाजवाद का अर्थ। तो अब हम आते हैं कि आप परीक्षा में इसको कैसे लिखोगे। अगर पूछा जाए कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, तो आप लिखेंगे सभी प्रकार के शोषण जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुक्ति समाजवाद से तात्पर्य उत्पादन तथा वितरण के संसाधनों को पूर्णतः या अंशतः राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में होने से है। ये परिभाषा इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, तो उसे आप देख पाओगे। समाजवाद के लक्ष्य क्या होते हैं? तो समाजवाद जो है ना वो गरीबी को मिटाने, अज्ञानता को मिटाने, बीमारियों पर नियंत्रण और अवसर की असमानता को समाप्त करता है। किसको? अवसर की असमानता को समाप्त करता है। ये समाजवाद के क्या होते हैं? लक्ष्य होते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था भी उसी मॉडल पर कार्य करती है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है। 1991 से पहले, जब तक एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुए थे, हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र बहुत बड़े लेवल पर कार्य करता था। लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म हुए उसके बाद हमने पीपीपी मॉडल पर कार्य करना शुरू किया, और निजी क्षेत्र के जो है ना पैर फंसाने के लिए हमने उनको मौका दिया। और आज आप देख रहे हो कि उसी का परिणाम है कि हम धीरे धीरे विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम इकोनॉमी में विकसित भारत पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई जाएंगी कि कैसे कैसे चीज़ें जो है आगे बढ़ी हैं। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, और दोनों ही मिलकर उत्पादन के संसाधनों का जो है ना उपयोग करते हैं और उनसे बने हुए प्रोडक्ट को वितरित करते हैं। और जो
जन कल्याण पर आधारित समाजवाद है उसकी स्थापना करते हैं। तो भारतीय समाजवाद का उद्देश्य क्या है? जनहित का कल्याण करना है। लेकिन जो पूंजीवाद होता है वो क्या कहता है? लाभ के मॉडल पर आधारित होता है पूंजीवाद, है ना, व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होता है। लेकिन जो समाजवाद है वो जन कल्याण पर आधारित है। भारतीय समाजवाद कैसा है? जन कल्याण पर आधारित है। इसीलिए अधिकतर योजनाएं जो होती हैं ना वो आप देखोगे एक बड़े वर्ग को टारगेट करती हैं ताकि उनका जो है कल्याण हो सके। भारत से गरीबी को हटाया जा सके, अज्ञानता को हटाया जा सके, बीमारियों को समाप्त किया जा सके और अवसर की जो समानता है उसकी स्थापना की जा सके। ये जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द है इसको भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे शामिल किया गया था। तो समाजवादी शब्द को कब शामिल किया गया है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। एक चीज़ और देखने को मिलती है, कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न कि ऐसा पीएससी में तो नहीं पूछा जाता है लेकिन यूपीएससी में पूछा जाता है और निबंध भी आ चुका है समाजवाद पर तो यूपीएससी में, कि समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। गांधीवादी समाजवाद क्या होता है? तो गांधीवादी का मतलब होता है कि अहिंसक रूप से जो है ना हमें जो हमारे देश के अभाव हैं उनको पूरा करना है और अधिक से अधिक जन कल्याण को स्थापित करना है। जो संसाधन हैं उनसे जो उत्पादन और वितरण है उसको समान करना है। किस तरीके से? शांति के रूप में, अहिंसक रूप में। इसी को कहते हैं हम गांधीवादी समाजवाद, जो जन कल्याण को महत्व देता है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक समानता दोनों ही शामिल है। अब इससे संबंधित आपसे प्रश्न बनेगा कौन सा? कि भारतीय संविधान में समाजवाद का वर्णन जो है कौन कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको वो अनुच्छेद याद भी करने हैं। तो मौलिक अधिकारों में तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही डीपीएसपी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी हम उनको देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ अनुच्छेद हैं जो समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद 38 याद रखना है, 38। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 है जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, क्या बताता है? ये कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके तथा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 38 जो है वो समाजवाद की स्थापना की बात करता है। साथ ही वो क्या कहता है? जो हमारी प्रस्तावना में लिखा है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसको सुनिश्चित करने की बात करता है। अनुच्छेद 39 जो है वो राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को निम्नलिखित सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है? सभी नागरिकों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन जो है वो साधनों का अधिकार हो। और समाजवाद क्या कहता है? सभी वर्गों में संसाधनों का समान वितरण। तो इसी प्रकार से ये जो है ना अनुच्छेद 39 समाजवाद की स्थापना की बात करता है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि सर्वजन हिताय हो। अनुच्छेद 39 है ना, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। साथ ही अनुच्छेद 39 कहता है कि श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, है ना, और बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बचपन और युवावस्था के शोषण को तथा नैतिक और भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जाए। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको आजीविका के साधन मिलने चाहिए, दोनों को समान रूप से। साथ ही पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति का भी ध्यान रखा जाए और उनके स्वास्थ्य का, सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। साथ ही इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य तरीकों को ध्यान में रखा जाए, उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए, सम्मान का ध्यान रखा जाए। इसी को कहते हैं हम समाजवाद। इसीलिए अनुच्छेद 39 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 41 जो है ना वो कहता है कि काम करने, शिक्षा प्राप्त करने
तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखना भी समाजवाद की स्थापना करता है। क्यों समाजवाद? तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय क्या उद्देश्य को लेकर चलता है ना, इसीलिए इस अनुच्छेद को जो है इसमें रखा गया है। तो सरकार क्या कर रही है इनके लिए? तो बेरोजगारों के लिए अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कार्य चलाती है सरकार, वृद्धावस्था में पेंशन वितरित करती है, बीमारियां, विकलांगता जैसे हैं कुछ चीज़ें हैं तो उनके लिए आपने देखा होगा सरकार की अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं आती हैं। तो ये कैसे यहाँ पर समाजवाद की स्थापना हो रही है तो आप देख पाते हो, जैसे पूंजीवादी देश हैं तो पूंजीवाद में क्या होता है, निजी क्षेत्र का बोलबाला होता है और निजी सेक्टर क्या करता है, लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। लेकिन समाजवाद में तो ऐसा होता नहीं है, समाजवाद का तो उद्देश्य ही है सर्वजन हिताय। तो जो पूंजीवाद है ना, पूंजीवाद में जो निजी क्षेत्र है अगर वो हॉस्पिटल लगाएगा तो कहाँ लगाएगा, शहर में लगाएगा। क्यों? क्योंकि शहर में अधिक लाभ है, क्योंकि पूंजीवाद तो लाभ के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है, अधिक लाभ के, है ना। तो पूंजीवादी अगर देश होता तो वहाँ पर निजी सेक्टर शहरों में हॉस्पिटलों की, अस्पतालों की स्थापना करेगा क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट अधिक है। लेकिन जो समाजवाद है वो गांव में भी अस्पतालों को लगाएंगे क्योंकि उनका कार्य क्या है, सर्वजन के हिताय की रक्षा करना, सबके हित की रक्षा करना समाजवाद का उद्देश्य होता है। तो अनुच्छेद 41 आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा। ये जो अनुच्छेद 42 है, आप सोचो ये क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकता है क्या? नहीं हो सकता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जैसे इसमें एक शब्द आया है, मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा कौन? राज्य। अनुच्छेद 42 में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप कंडीशन ये एज्यूम करो कि जो पूंजीवाद है वो लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है और कोई वर्कर है, जो लेडीज़ है, वो प्रेग्नेंट है, तो उस समय उसकी जो कार्य करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी में या फिर उत्पादित हो रही हैं जहाँ पर वस्तुएं, वहाँ पर कार्य कुशल तरीके से नहीं हो पाएगा ना, तो उत्पादन कम होगा और लाभ भी कम होगा। तो पूंजीवाद में लाभ को प्राथमिकता दी जाती है ना, ना कि सर्वजन हिताय को। तो पूंजीवादी देश में क्या होगा, उस वर्कर को हटाकर नए वर्कर को जो है वो ज्वाइन किया जाएगा। पूंजीवादी देशों में यही तो होता है कि जब कहीं पर वर्कर्स लगाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कौन महिला है कौन पुरुष है। अधिकतर पुरुष वर्ग को महत्व दिया जाता है क्योंकि वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 43 है, ये कहता है कि राज्य सभी श्रमिकों को जीविका, मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इन अनुच्छेदों को आपको एक बार पढ़ लेना है ना, ऐसे तो याद होंगे नहीं। महत्व क्या है समाजवाद का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो महत्व इसलिए है कि ये सरकार की भूमिका को बढ़ाता है। जो उत्पादन के साधन हैं उन पर किसका स्वामित्व है, सरकार का है, इसलिए सरकार की भूमिका को बढ़ाता है। सरकार क्या कर रही है समाजवाद में, तो संसाधनों का उचित वितरण कर रही है, वितरण नहीं कर रही, उचित वितरण कर रही है ताकि समाज में समानता लाई जा सके। कौन सी? राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध कराना, तो मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध कराना इस महत्व में इसलिए शामिल किया गया है कि आप देखो, मान लो जैसे कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जहाँ पूंजीवाद या उदारवाद की स्थापना है, वहाँ पर मूलभूत वस्तुएं कम बनती हैं लेकिन वो वस्तुएं बनाई जाएंगी जिनसे अधिकतम लाभ है किसको, बनाने वाले को। तो निजी सेक्टर को जिससे अधिकतम लाभ है वो वस्तुएं अधिकतर बनाई जाएंगी, चाहे वो जन कल्याण की मूलभूत वस्तुएं हो चाहे नहीं हो। लेकिन समाजवाद में सरकार क्या करती है, सबसे पहले जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन पर कार्य करती हैं। बिजली हो गई, जल हो गया, सड़कें हो गई, इन पर कार्य करेंगी। लेकिन पूंजीवाद में उन वस्तुओं का उत्पादन अधिक होगा जिससे लाभ अधिक होता है, लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं होता है। समाजवाद में मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध कराना प्राथमिक लक्ष्य होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, गेहूं, सिंचाई के संसाधनों को उपलब्ध कराना, जल की उपलब्धता, सड़कों की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता,
है ना, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगला महत्व है कि भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश सुनिश्चित करता है। तो जो समाजवादी शब्द है प्रस्तावना में, वो भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश जो है वो सुनिश्चित करता है। अब हमें देखना है कि भारतीय समाजवाद का जो स्वरूप है वो किस प्रकार है। भारतीय समाजवाद कैसा है, कैसे दुनिया के और देशों में जिनमें समाजवाद है उनसे भारतीय समाजवाद अलग है, इसको हम देख रहे हैं। आप समझो ध्यान से, यहाँ से आपको लिखना आसान हो जाएगा और ये प्रश्न बन सकता है 7 नंबर का, जिसे आप आंसर राइटिंग में भी लिखकर ग्रुप में सेंड करोगे ना। तो इस PDF को आप पढ़ लेना, ये मिल जाएगी। देखो भारतीय समाजवाद जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, एक तो प्रस्तावना में, दूसरा इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी नीति निर्देशक तत्वों में। तो भारतीय समाजवाद आदर्शवादी नहीं है, कैसा है, विकास व सामाजिक परिवर्तनों का मार्गदर्शक है। तो भारतीय समाजवाद आदर्शवादी ना होकर विकास और सामाजिक परिवर्तनों का क्या रहा है, मार्गदर्शक रहा है। देखो क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात देश में संसाधनों की कमी थी, असमानता की चुनौती थी एक अलग से, गरीबी भी थी, पूंजी का अभाव था हमारे पास, और पूंजीवादी शासन के प्रति उदासीनता का कारण था। क्या कारण था, क्योंकि पूंजीवादी शासन ही तो हम पर चल रहा था। जो ब्रिटेन है वो पूंजीवादी देश था और वही लोग हम पर शासन कर रहे थे। उनके शोषण ने हमारे देश में जो असमानता का स्तर बढ़ा दिया, वो एक कारण बन गया कि हमें समाजवाद को अपनाना पड़ा। इसीलिए समाजवाद को अपनाकर हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों की जो कमी है उसको कम कर रहे हैं और संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने और सरकार के स्वामित्व में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गरीबी को कम करने की कोशिश की जा रही है ना। असमानता जो है ना, आर्थिक असमानता, उसको कम किया जा रहा है। भारत में जो विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संशोधित समाजवाद को भारत ने अपनाया है। समाजवाद का वास्तविक अर्थ तो यही होता है कि संसाधनों का समान वितरण, है ना, जिस पर किसका नियंत्रण हो, कौन करेगा वितरण, समान वितरण कौन करेगा, तो सरकार करेगी, है ना, समान वितरण। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है इसका अर्थ, उचित वितरण लिखा हुआ है। भारत के संदर्भ में होता है कि संसाधनों का स्वामित्व तो सरकार के पास होगा और यह जो है ना भारतीय नागरिकों के बीच संसाधनों का उचित वितरण करेगी। कैसे करेगी, उचित वितरण करेगी। उचित वितरण का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी है, तो अब उनको तो संसाधनों की आवश्यकता है नहीं, तो अगर सरकार उनको भी संसाधन देगी तो ये ठीक है क्या, नहीं है ना। इसीलिए उचित वितरण करती है सरकार, पहले ज्ञात करती है कि किसको संसाधनों की आवश्यकता है, फिर उसको संसाधन प्रदान किए जाते हैं। जैसे भारत के 80 करोड़ लोगों को जो है वो जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके द्वारा अनाज दिया जाता है। अगर हम ये कहें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मुकेश अंबानी को भी दिया जाना चाहिए, अडानी को भी दिया जाना चाहिए, तो ये तो गलत है। उनको इन संसाधनों की या इस प्रकार के किसी भी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत कुछ है। तो भारतीय संविधान ने जिस समाजवाद को अपनाया है वो टारगेटेड हम कह सकते हैं उसको, लेकिन हम ऐसा ना कहकर हम क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद उसे लिखेंगे, जो गरीबी को कम करता है ना, असमानताओं को कम करता है, ये सब चीज़ें हैं। भारतीय समाजवाद जो है ना वो तीव्र औद्योगिक विकास की ओर जो है ना मार्गदर्शक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि भारतीय समाजवाद में निजी सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर दोनों हैं, एक साथ विद्यमान है और दोनों ही कदम से कदम मिलाकर जो है वो आगे चल रहे हैं। इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाया है, तो समाजवाद ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। हम कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए सार्वजनिक उपक्रम जो है ना से लाभांश प्राप्त करना हमारा जो है समाजवाद का उद्देश्य है। और भारतीय समाजवाद मूल समाजवादी भावना को भी समाहित किए हुए है। मूल समाजवादी भावना के अंतर्गत नियोजित विकास को बढ़ावा, भूमि सुधार, श्रम कानूनों में सुधार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं विस्तार आदि क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। तो समाजवाद की जो मूल धारणा है वो इन सब चीज़ों पर काम करती है। क्या हमारी सरकारें इन पर काम कर रही हैं? बिल्कुल। आज़ादी के बाद से आप देखते हो कई बार भूमि सुधार कानून आए हैं जिनके द्वारा समय समय पर सुधार किया गया है। तो भूमि सुधार कानून आते रहते हैं समय समय पर। नेहरू जी के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। भूमि सुधार कानून हमें क्यों लाने पड़े? हमें भूमि सुधार कानून लाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि हमने आज़ादी के बाद देखा
कि बहुत से राजा महाराजाओं और ज़मींदारों के पास बहुत सारी भूमि है, लेकिन कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, इसलिए हमें भूमि सुधार कार्यक्रम लाने पड़े। सरकार क्या करती है भूमि सुधार कार्यक्रम लाके? भूमि सुधार कार्यक्रम लाती है और वो ज़मीन जो है ना उनसे सरकार छीन लेती है और उन लोगों में बांट देती है जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनको इसकी आवश्यकता है। सरकार क्या आगे भी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, सरकार के पास अधिकार है इस चीज़ का। वास्तव में हम सही मायने में देखें तो जैसे भूमि है ना, भूमि तो एक प्राकृतिक संसाधन है, तो लगभग सभी का इस पर अधिकार है। तो इसका वितरण भी कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं पाते हैं। भारत में समय समय पर श्रम कानूनों में भी सुधार हो रहा है ताकि जो श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य का, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। शिक्षा संबंधी अलग अलग योजनाएं समय समय पर बनती हैं। शिक्षा नीति भी आई है ना, और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। ये सब समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य हैं। और हमारा समाजवाद का स्वरूप कैसा है? तो लोकतांत्रिक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा समाजवाद क्या है, समाजवाद का स्वरूप कैसा है, 2 नंबर में पूछा जाएंगे ये सब चीज़ें, है ना। समाजवाद, भारतीय समाजवाद जो है ना वो मूल समाजवाद से कैसे अलग है, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो अब आप प्रश्न लिख लीजिए आज के, जो आपको ये खैर प्रश्न आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अधिकारी बाबू PSC या फिर MPPSC लिख देना आप, तो आ जाएगा। और जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो उस पर आप जाके ना उसे PDF को, ये PDF मिल जाएगी, तो इसको आप देख सकते हो। और प्रश्न भी आपको वहीं पर मिलेंगे आज, तो उनको भी देख लेना। तो आज हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विषय वस्तु में 5 चीज़ें देखी हैं, और उनमें से 5 में से कुछ चीज़ों को हमने समझ लिया है, बाकी आगे कल समझेंगे। तो देखा हमने संप्रभु और समाजवाद को देख लिया है। उससे पहले हमने हम भारत के लोग शब्द का अर्थ समझा था कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। अधिनियमित होने की तिथि हमने देखी है। किसने प्रस्तुत की थी प्रस्तावना को, इसको देखा है हमने। भारतीय संविधान सभा ने इसको कब अपनाया, यह भी हमने देखा। और साथ ही हमने यह भी देखा कि पूरी प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना एक परिचय पत्र जैसा होता है, भूमिका होती है भारतीय संविधान की, क्या है, भूमिका है। प्रस्तावना मार्गदर्शक रही है किसकी, संविधान निर्माताओं के लिए। तो यह भी आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो आंसर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, या कोई सी भी मुख्य परीक्षा जिसमें रिटन एग्जाम होता है, लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप लिखोगे नहीं, आपकी तैयारी नहीं होगी, ये तो तय है। इकोनॉमिक्स की क्लास में तो हम नोट्स बनवाएंगे आपको, तो नोट्स बनवाते जाएंगे और आप लिखते जाना, तो आपकी लिखने की भी आदत डलेगी। और इकोनॉमिक्स की जो क्लास है ना वो भी 1 घंटे की रहेगी, और उसमें नोट्स बनवाते जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही नोट्स बनवाएंगे, तो फिर आपको अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो उससे आपको समझ में आता रहेगा। ये क्लास कैसी लगी, इसमें और क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या चाहते हो, हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर कल, है ना, नेक्स्ट क्लास में।